हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी से टॉपिक अबाउट अस्थमा है। तो आज अपन स्टडी करेंगे अस्थमा के बारे में। तो व्हाट इज अस्थमा, हाउ टू ट्रीट अस्थमा, हाउ टू कॉज अस्थमा, हाउ टू मूड ऑफ एक्शन अस्थमा। तो आज अपन अस्थमा की कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्या डिफिनीसन होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण है फैलने के, क्या ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, क्या ड्रग्स के मूड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या कौन कौन से स्टेप में कौन कौन सी ड्रग अपन प्रोवाइड करते हैं। तो अस्थमा एक रेयर डिसीज बन चुकी है और यह एक कॉमन लंग डिसऑर्डर होता है। और अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है, यदि टाइम रहते यदि अपन स्टेप फर्स्ट में ही इसे क्योर कर लिए तो बहुत अच्छा है, सही समय पे सही ट्रीटमेंट हो जाए। यदि ये लंबे समय तक बनी रहे तो फिर अस्थमा को क्योर करना बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। इसे फिर अपन क्योर नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्थमा पेशेंट को टाइम से यदि उसे पता चल गया कि हमें अस्थमा जैसी कंडीशन है तो तुरंत उसे टेस्ट करवाने चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ड्रग्स लेनी चाहिए, जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं। तो अस्थमा की केस क्या होती है, कॉमन लंग डिसीज होती है। इसमें पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है और ये हमारे जो म्यूकस होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, ज़्यादा जनरेट होने लगती है, यानी एक्सेस में मात्रा में जनरेट होने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, चेस्ट टाइटनेस, पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पे अपन डिफिनीसन देख लेते हैं अस्थमा। तो आज अपन स्टडी करेंगे ब्रांकियोल अस्थमा की कम्प्लीटली। तो अस्थमा अस्थमा जो होती है एक कॉमन लंग्स डिसऑर्डर होता है। अ कॉमन लंग डिसऑर्डर, अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच योर ईयर वे नेरो एंड ए स्वेल एंड में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, जो उसकी ईयर वे होती है, जो श्वास नली होती है, वो नेरो एंड स्वेल, वो जो होती है सकरी और स्वेल हो जाती है ना। और जो हमारा म्यूकस होता है वो एक्स्ट्रा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। दिस कैन मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, और जो हमारी सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है, दिक्कत आने लगती है, प्रॉब्लम्स होने लगती है। एंड ट्रिगर कफिंग, और कफ जनरेट होने लगता है ट्रिगर वाइब्रेट के साथ, है ना। एंड बिसिंग साउंड, और जो हमारी साउंड होती है, जो मतलब सांस लेते हैं, जब ब्रीथिंग लेते हैं तो उस समय एक आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ बजने लगती है। व्हेन यूर ब्रीथिंग आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और हमारी सांसें जो होती हैं धीमी हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स आने लगती है। अस्थमा कांट बी क्योर्ड बट इट्स सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल। अस्थमा पूरी तरह से कंप्लीट 4th स्टेप जो होती है अगर हो गया तो अपन अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि क्योर। तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते, ओनली कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर प्रॉब्लम दैट इंटरफेयर विद द डेली एक्टिविटी एंड मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक। क्या कहते हैं, क्या कारण रहता है, अस्थमा यदि ड्यूरिंग बहुत लंबे समय तक बना रहे तो अस्थमा अटैक आने के भी चांस रहते हैं। और हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें हमारे वर्क में क्या होता है, इंटरफेयर होता है। हम वर्क करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा सकते हैं, हमें टाइम टाइम पे मेडिसिन लेना पड़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो अपन यहाँ पे सिम्टम्स देखते हैं, क्या होते हैं सिम्टम्स में अपन देखते हैं पर्सन टू पर्सन। ये एक क्या होता है, पर्सन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यदि पर्सन, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अस्थमा जैसी कंडीशन है, यदि वो अपने मास्क या तो रुमाल लगा के चेहरे पे नहीं है तो सामने वाले की बात करने से उसको भी क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो पर्सन टू पर्सन, शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इस क्या होता है, ब्रीथिंग जो होती है हमारी छोटी होती है, सांसों में प्रॉब्लम होने लगती है। चेस्ट टाइटनेस, ये अपना जो चेस्ट होता है, लंग्स होते हैं, वहाँ पे क्या हो, टाइटनेस जैसे फीलिंग होने लगती है। एंड पेन, और जो होता है दर्द होने लगता है। कफिंग और वीजिंग, सांस लेने में दिक्कत, कफ आने की दिक्कत, और अपने क्या कहते हैं आवाज़ में क्या होता है, चेंज हो जाती है ना। ट्रबल स्लीपिंग, सांस लेने में सोने में भी दिक्कत होती है। तो डिफिनीसन और सिम्टम्स अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे ब्रांकियोल अस्थमा होने के कारण क्या है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो हमारे बॉडी में सबको पता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में सभी को पता है। तो एंटीबॉडी जो होती हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारी एंटीजन से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है और हमारे बॉडी में एंट्री करता है, उस ड्यूरिंग एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोड्यूस एक्टिव हो जाती हैं और एंटीजन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो एंटीजन कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही एंट्री करती है तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीजन। और ये कहता है हमारी जो म्यूकस होती है ये एंटीबॉडी हो जाती है हमारे म्यूकस के अंदर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 60 में 22 से अपन याद करेंगे।
एक ट्रिक है ब्रांकियोल हाइपर एक्टिविटी एसोसिएशन विथ इन्फ्लामेशन, है ना। तो जैसे ही कोई एंटी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया तो हमारी क्या होती है, एंटीजन तुरंत एक्टिव हो जाती है, रेडी हो जाती है किससे फाइट करने के लिए, एंटीजन से। एंटीबॉडी हमारी जो होती है एक्टिव हो जाती है, ठीक। तो एंटीबॉडी फर्स्ट में क्या आती है, फॉरेन पार्टिकल फर्स्ट बार अटैक किया, फर्स्ट अटैम्प्ट किस पे करता है, जैसे अटैम्प्ट किया तो एंटीबॉडी हमारी रेगुलेट हो गई है, तो तुरंत उसे फाइट किया और किल करने के लिए उसे किल कर दिया। यदि नहीं किल कर पाया तो दोनों वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं क्या, अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए तो दूसरी बार जैसे ही एक बार तो इसने किल कर दिया, दूसरी बार जैसे एंटीजन क्या कहते हैं अटैक किया तो एंटीबॉडी पे ना अटैक करके सीधे मस्ट सेल पे क्या करता है, अटैक करता है। और जैसे ही ये हमारा मस्ट सेल पे सेकेंड बार अटैक किया, फर्स्ट बार तो एंटीबॉडी ने रोक लिया, लेकिन सेकेंड बार उसने मस्ट सेल पे क्या किया, अटैक किया। तो जैसे ही उसने अटैक किया मस्ट सेल पे, तो मस्ट सेल का क्या होने लगता है, डीग्रेनुलेशन, डीस्टेबलाइजर, मतलब डीग्रेनुलेशन होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। तो जब क्षरण होता है, डीग्रेनुलेशन होता है, तो लिब्रेट्स ल्यूकोट्रांस, तो हमारे जो मस्ट सेल में लिब्रेट्स ल्यूकोट्रांस जो होती है रिलीज होने लगती है। और ये ल्यूकोट्रांस क्या होती हैं, या एंटीजन, जैसे एंटीजन अपने अंदर एंट्री कर लिया तो ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो एंटीजन जैसे ये अपने अस्थमा के केस में होता है, जब अस्थमा का कोई फॉरेन पार्टिकल आके तो मस्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो गया, और मस्ट सेल डीग्रेनुलेशन क्या करता है, लिब्रेट्स ल्यूकोट्रांस रिलीज करने लगता है। जैसे ही मस्ट सेल डीग्रेनुलेशन हुआ तो लिब्रेट्स ल्यूकोट्रांस, और ये क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड होने लगता है। सिस्ट एलटी रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और सिस्ट एलटी रिसेप्टर क्या होता है, उससे ल्यूकोट्रांस ये बाइंड हो जाता है। और ये सिस्ट ल्यूकोट्रांस रिसेप्टर क्या होता है, ब्रांकियोल कॉन्ट्रैक्शन या तो ब्रांकियोल इन्फ्लामेशन काज करता है, और इसे ही कहते हैं ब्रांकियोल अस्थमा। अब अपन इसको प्रिवेंट और इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही जैसे ही देखते हैं ना यहाँ पे कैसे, अब ये तो अपन ब्रांकियोल अस्थमा हो गया पूरी कंडीशन, अब इसको अपन रोक कैसे सकते हैं। तो अपन इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये ओमलीजुमैब, ये हमारा एंटीबॉडी है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओमलीजुमैब ड्रग दे देते हैं। तो कोई भी जैसे फॉरेन पार्टिकल आया तो ये वहीं पे किल कर देगा। यदि वहाँ पे नहीं किल हो पाया, अब पता चला कि सेकेंड स्टेप में पहुँच चुका है, मस्ट सेल को डीग्रेनुलेशन करने लगा, तो अपन वहाँ पे मस्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। मस्ट सेल स्टेबलाइजर क्या कर देता है, एंटीजन को इन्विट कर देता है ना, फॉरेन पार्टिकल को इन्विट कर देता है। यदि मस्ट सेल डीग्रेनुलेशन के बाद भी ल्यूकोट्रांस रिलीज हो गया, अब आगे की केस में पहुँच गया, नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गया एंटीजन, तो क्या हो जाए, क्या करता है, कहाँ पे पहुंच गया, सिस्ट एलटी रिसेप्टर, सिस एलटी रिसेप्टर क्या करता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर। ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर से क्या करता है, यहाँ पे उसको रोक देता है, और ये कहते हैं लाइब्रेट्स ल्यूकोट्राइंस को रोक देता है, रिलीज होने से रोक देता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, एंटी फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है। यदि वहाँ से और नेक्स्ट कंडीशन में पहुँच चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे एंटीजन हमारा पहुँच चुका है, तो ब्रांकियोल कॉन्ट्रैक्शन या इन्फ्लामेशन के केस में क्या करते हैं, ब्रांकोडायलेटर्स देते हैं। जब हमारा इन्फ्लामेशन या कॉन्ट्रैक्शन काज कर रहा है तो उस समय अपन क्या देते हैं, ब्रांकोडायलेशन, और लास्टली अपना ब्रांकियोल अस्थमा होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये अपना हो गया कारण, क्या कारण होते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे, क्या अस्थमा, ब्रांकियोल अस्थमा में कौन कौन सी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग कौन कौन सी क्लास की यूज की जाती है, तो अपन वहाँ पे देख लिए थे। तो ये देखते ब्रांकोडायलेटर्स, अपन ब्रांकोडायलेटर्स यूज कर सकते हैं, ल्यूकोट्रांस एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं, मस्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, और IgE एंटीबॉडी यूज करते हैं। ब्रांकोडायलेटर्स फर्स्ट होता है ब्रांकोडायलेटर्स। ब्रांकोडायलेटर्स में क्या होता है, 3 सब क्लास होती हैं, 3 सब क्लास होती हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, मिथाइल जेंथिन दे सकते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या होता है, 2 यानी सब क्लास होती है, मतलब 2 कैटेगरी, एक शॉर्ट एक्टिंग के लिए, एक होता है एक लॉन्ग एक्टिंग के लिए। तो अपन क्या कहते हैं ट्रिक में साबा एंड लावा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। मिथाइल जेंथिन क्या करता है, मिथाइल जेंथिन जो अपनी नेक्स्ट ये इसी में क्या होता है, मिथाइल जेंथिन नेक्स्ट, ये इट इज़ द रैपिड ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और ब्रांकोडायलेशन काज करता है मिथाइल जेंथिन। और ये क्या करते हैं, इनहिबिट किसको कहते हैं, PDE मतलब फास्फोडाइथाइल एस्ट्रेज, इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ना, फास्फोलिपिड जो पाई जाती है। और फिर ये PDE3, PDE4, PDE7 सबको क्या करता है, इनहिबिट करता है और ब्रांकोडायलेशन कॉज करता है। दियर आर रिस्ट्रिक्ट COPD सेलेक्टिव टाइप्स अस्थमा, ये जो होता है
मिथाइलजेंथिन जो क्लास की ड्रग होती है, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी इसका यूज किया जाता है, उपयोग होता है। ये क्या करता है, रोक देता है जो अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा की केस में जो फॉरेन पार्टिकल है उसको रोक के उस क्लास की ड्रग अपन यूज वहाँ पे करते हैं। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के केस में मिथाइलजेंथिन ड्रग का क्लास का यूज करता है। जनरल यूज, इसका जनरल यूज होता है एडजुवेंट। ये क्या होता है, ज़्यादा सहायक के रूप में हेल्प करती है। जैसे भी कोई ड्रग दे रहे हैं अस्थमेटिक, मेन ड्रग के साथ इसका ये भी सहायक हेल्प के लिए यूज की जाती है। इसमें जो थियोफाइलिन क्लास ड्रग होती है, ये CNS स्टिमुलेंट की तरह वर्क करती है। जो हमारी मिथाइलजेंथिन क्लास होती है उसके अंदर एक थियोफाइलिन ड्रग होती है जो CNS स्टिमुलेंट करती है। अब नेक्स्ट उसमें सब क्लास होती है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक का क्या वर्क होता है, जो ड्रग होती है एंटीकोलिनर्जिक के अंदर ड्रग आती हैं कॉज्ड बाय ब्रांकोडायलेशन, ये भी ब्रांकोडायलेशन कार्य करती हैं। हैव अ ब्रांकियोडायलेशन इफेक्ट ओनली लार्ज एयरवेज, ये लार्ज एयरवेज के लिए वर्क करती हैं और ताकि सांस थोड़ी बढ़ सके, उसकी जो सांसें हैं जहाँ शार्टनेस ब्रीथिंग हो रही है तो लार्ज सांस ब्रीथिंग आ जाए, है ना, होने लगे। मोर इफेक्टिव अगेंस्ट COPD, ये भी COPD अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है तो उसके अगेंस्ट भी ये वर्क करती है। इसको यूज भी करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, जो ब्रोंकियल अस्थमा होती है, क्रोनिक पल्मोनरी जो हमारी पल्मोनरी होती हैं, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो उस भी अपन टेस्ट के ड्यूरिंग अपन इस ड्रग को प्रोवाइड कराते हैं। और स्पेशल यूज्ड फॉर द पेशेंट हाउ ऑन द बीटा ब्लॉकर थेरेपी वेयर वाई द β2 एगोनिस्ट विल बी द इफेक्टिव। यह एक बीटा थेरेपी में भी पूरी तरह से बीटा थेरेपी होती है, उसमें अपन पेशेंट को बीटा ब्लॉकर यूज कराते हैं, β2 एगोनिस्ट। तो ये अपना क्लास होगी। अब ड्रग देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग है, कौन कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज करते हैं। ड्रग फॉर ब्रांकियोल अस्थमा, तो ब्रांकियोल अस्थमा में अपन कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं। पहला होते हैं ब्रांकोडायलेटर्स। ब्रांकोडायलेटर्स हमने कौन कौन सी ड्रग देख लिया था ट्रीटमेंट के लिए, 3 क्लास सब क्लास होती है, β2 एगोनिस्ट, मिथाइलजेंथिन, एसिटाइल कोलिनर्जिक, है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक। तो β2 एगोनिस्ट में अपनी आती है साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटलिन, बमबिट्रोल, सालमेट्रोल और फार्मिट्रोल, ये अपनी ड्रग होती हैं बीटा एगोनिस्ट में। तो सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटलिन, बमबिट्रोल, सालमेट्रोल, फार्मिट्रोल, ये अपन बीटा एगोनिस्ट हो गई। मिथाइलजेंथिन में थियोफाइलिन, जो अपन बताए थे, ये वर्क क्या करती है, CNS स्टिमुलेंट का भी काम करती है। तो थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी एथाइल थियोफाइलिन और डॉक्सीफाइलिन, ये अपनी मिथाइलजेंथिन क्लास की ड्रग हो गई। थियोफाइलिन हो गई, एमिनोफाइलिन, कुलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी एथाइल थियोफाइलिन और डॉक्सीफाइलिन। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लास्ट होती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में अपनी आ जाती है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर अपना नेक्स्ट क्लास आती है ल्यूकोट्राइन्स एगोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एगोनिस्ट जब अपना रिसेप्टर से बाइंड होता है उस कंडीशन में इसको देते हैं ना, तो ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है, उसको रिलीज होने से रोक देता है। तो मोंटेलुकास्ट या तो जाफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट या जाफिरलुकास्ट देते हैं। मस्ट सेल स्टेबलाइजर को रोकने के लिए अपन कौन कौन सी ड्रग देते हैं, मस्ट सेल, नेक्स्ट क्लास है मस्ट सेल, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, कीटोटिफिन और नीडोक्रोमिल। सोडियम क्रोमोग्लाइसेट और कीटोटिफिन और नीडोक्रोमिल, ये जो कीटोटिफिन होती है ये एंटी हिस्टामिनिक का भी जैसी वर्क करती है एज ए एंटी हिस्टामिनिक। इट आल्सो हैविंग द एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट भी दिखाती है कीटोटिफिन। नेक्स्ट क्लास अपनी आती है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड में क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड में 2 सब क्लास होती है, एक होती है सिस्टमिक और दूसरी होती है इनहालेशन। सिस्टमिक और इनहालेशन, है ना। सिस्टमिक और इनहालेशन में क्या होता है, सिस्टमिक में आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड। हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ड्रग देते हैं सिस्टमिक कंडीशन में। और इनहालेशन में अपन कौन कौन सी देते हैं, बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, डायप्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट और फ्लूनिसोलाइड और लास्ट में देते हैं सिस्लोसोलाइड। ये अपनी इनहालेशन क्लास की ड्रग हो गई। अब लास्ट क्लास होती है एंटी-आईजी एंटीबॉडी। एंटी-आईजी एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपन कौन दे देते हैं, ओमलीजुमैब क्लास की ड्रग देते हैं। तो अपन एंटीबॉडी जो होती है एंटी-आईजी बॉडी का क्या वर्क होता है, कैटेगरी होती है ये ये जो एंटी-आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये न्यूट्राइल एक्सेस आईजी एंटीबॉडी सर्कुलेशन, ये क्या करती है, एंटीबॉडी को सर्कुलेट कर देती है एक्सेस माध्यम, ताकि क्या होती है उसकी जो क्या प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा रहे।
ठीक, नॉट प्रिफर्ड फॉर द नॉन एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा। ये जो एलर्जिक उसको क्या करती है, रोक देती है, प्रिफर्ड नहीं करती है, ये उसके प्रति प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द ल्यूकोट्राइन्स। अब ल्यूकोट्राइन्स जो ड्रग है वो उसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो अपन नेक्स्ट देते हैं ल्यूकोट्राइन्स ड्रग। ल्यूकोट्राइन्स ड्रग्स जो होती है टू टाइप्स वर्क करता है। एक क्या करता है, इनहिबिट जनरेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। जो जैसे ही ल्यूकोट्राइन्स क्या होता है, जनरेट होता है, उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। और सेकंड कंडीशन में क्या करता है, इनहिबिट एक्शन। और जैसे ही एक्शन शो करता है ल्यूकोट्राइन्स, जनरेट होने से ही पहले जनरेट हो रहा है उसे रोक देता है, या तो एक्शन शो कर रहा है उसको रोक देता है। एक्शन शो कर रहा है उस समय कौन कौन सी ड्रग देते हैं, मोन्टेलुकास्ट एंड जाफिलुक्रोस्ट। और ल्यूकोट्राइन्स जैसे ही रिलीज हुआ, जनरेट हुआ, तो उसको अपन कौन सी ड्रग देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड या तो लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिट्स। ये कार्टिकोस्टेरॉइड में क्या देते हैं, जेलियोटोन और ये अपनी लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिटर। कार्टिकोस्टेरॉइड का वर्क क्या रहता है, कार्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होती है तो हमारी जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ये हमारी कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इसका वर्क अपन देखेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होती हैं, जैसे इस पर एक्ट हुआ तो ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड एंजाइम के प्रेजेंट में आर्चिडोनिक एसिड बना लेती हैं। ये जो फास्फोलिपिड एंजाइम है इसके प्रेजेंट में आर्चिडोनिक एसिड बना लेती हैं, और आर्चिडोनिक क्या करता है, टू पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है, लॉक्स और एलटी और कॉक्स PG2TX, और ये हमारा जो ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करता है। तो अपन इसको कैसे रोक सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड देके। कार्टिकोस्टेरॉइड जब अपन देंगे, यहाँ पे फास्फोलिपिड एंजाइम है, उसको जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड दिए तो ये क्या कर देगा, आर्चिडोनिक बनने से रोक देगा। तो ये जब कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो ब्रोंकियल अस्थमा का होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये अपना होता है कार्टिकोस्टेरॉइड, फास्फोलिपिड एंजाइम को क्या करना, प्रिवेंट करना, ताकि आर्चिडोनिक एसिड ना बन पड़े, यानी लाइकेज ऑक्सीडेज और ल्यूकोट्राइन्स जनरेट ना हो पाए, और कॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन ये अपन आगे नेक्स्ट जनरेट ही ना पाए। अब देखते हैं प्रॉपर अगर यदि हमने ड्रग ले रहे हैं, अगर प्रॉपर अपन यूज नहीं कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। तो यदि प्रॉपर गार्गल यूज में नहीं करते हैं, प्रॉपर गार्गल यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हेलोसिनेशन वॉइस हो सकती है, यानी कर्कश आवाज़, आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है ना। और क्या सकता है, ओरोफिंगियल कंडीशन आ सकती है, ओरोफिंगियल कंडीशन आ सकती है, ठीक। और ल्यूकोट्राइन कंडीशन में क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट। ल्यूकोट्राइन्स अगर एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो उस कंडीशन में एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है, क्या होता है, चार्ज स्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्मॉल साइज या तो मीडियम साइज में क्या होती हैं, चेंज हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ब्लड वेसल, तो इसको कहते हैं चार्ज स्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन स्मॉल या मीडियम साइज में हो जाती है ना। ल्यूकोट्राइन्स के क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। अब अपन लास्ट देखेंगे स्टेप, कौन कौन से स्टेप हैं बायोथेरेपी ब्रोंकियल अस्थमा का, क्या कौन कौन से स्टेप में कहाँ कौन कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बायोथेरेपी ब्रोंकियल अस्थमा, कौन सी स्टेप में कौन सी ड्रग देना चाहिए। यदि अपने को पता है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, यदि पेशेंट को जैसे चेकअप कराया, अगर उसे पता है कि स्टेप फर्स्ट कंडीशन है, तो उसमें कौन सी ड्रग अपन दे सकते हैं, साबा, मतलब शार्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट एज ए रिक्वायर्ड। उसके लिए स्टेप फर्स्ट के लिए ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट के फर्स्ट स्टेप के लिए शार्ट एक्टिंग बीटा 2 ब्लॉकर एगोनिस्ट दे सकते हैं, और उसको वहीं से ट्रीटमेंट ठीक किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप में अस्थमा पेशेंट पहुँच चुका है, स्टेप सेकेंड में है, तो उसमें क्या देंगे, लो डोज इनहाइलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। उस कंडीशन में क्या देंगे, लो डोज इनहाइलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, ठीक। अब स्टेप थर्ड में पहुंच चुका है पेशेंट, स्टेप सेकेंड के बाद नहीं उसे पता है, स्टेप थर्ड में पहुंचा तो अपन क्या देंगे, लो डोज इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड, और क्या देंगे वहाँ पे देंगे लावा मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट। स्टेप थर्ड में लो डोज इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड। स्टेप फोर्थ में पहुँच चुका है यदि पेशेंट, स्टेप फोर्थ में पहुँच चुका है तो मीडियम डोज और इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस लावा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट। और अगर स्टेप 5 में पहुंच चुका है तो उस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के लिए हाई डोज इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, लावा देंगे, ओमलीजुमैब देंगे, और पेशेंट नाउ हैव एलर्जिक रहता है पूरी तरह से, है ना। और स्टेप 6 में लास्ट कंडीशन, यदि स्टेप 6 में पेशेंट अस्थमेटिक पेशेंट पहुंच चुका है तो उस कंडीशन में अपन हाई डोज इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, और लावा OCS एंड ओमलीजुमैब, पेशेंट नाउ हैव एलर्जी। तो इस तरह से अपन अस्थमा की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक अस्थमा को पूरा हमने कवर कर लिया है। आपको जो भी पसंद जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो कैसी लगी है।
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको जो भी पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून में है आपका।